जय हिंद साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपका चैप्टर 9 है और यूनिट नंबर 3 सेल के अंदर में 3 यूनिट्स हैं। एक हमने ख़त्म कर लिया है पहले, दूसरा ये हमारा चल रहा है। तो इसमें मैं पार्ट वाइज में करूँगा, लेकिन हो सकता है मैं पूरी वीडियो जो है ना 1 या 2 ही लेक्चर में फिनिश कर दूँ। ठीक है, आपको यूट्यूब पे 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में मिल जाएगा, बेहतर रहेगा। आप कंटिन्यूएशन में पढ़ सकते हैं आसानी से, और आपको ट्रबल नहीं होगा ढूंढने में, वीडियो के सीक्वेंस में। समझने के लिए एक्चुअली में जो पढ़ने का तरीका होता है वही होता है। अब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं बाद में, लेकिन शुरुआत में पढ़ते समय आपको कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। ठीक है, आप रैंडम मैनर में अगर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर में वो ठीक नहीं होता है। तो कोई भी पढ़ाई आप स्टार्ट में अगर करते हैं ना, तो आप पहले ए सीखिए, ए के बाद आप बी पे पहुंचिए, बी के बाद जो है सी पे पहुंचिए, और ऐसे करते हुए आप जो है ना लास्ट में जेड पे पहुंचिए। अगर आप ये बिना सीखे हुए आप डायरेक्ट सी पे पहुंच गए हैं और सी से फिर सीधे जेड पे पहुंच रहे हैं ना, तो आप बहुत सारा चीज़ मिस कर देंगे। सो डू नॉट डू दैट। चलिए शुरू करते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स, नाम से ही पता चलता है। बायोस कहीं पे भी वर्ड आए तो पहले ही बता दिए हैं। बायो का मतलब नॉर्मली हम क्या समझते हैं, लाइफ, लाइफ के मॉलिक्यूल्स। हाँ, लाइफ के मॉलिक्यूल्स कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी बॉडी को या किसी भी लिविंग मटेरियल को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, लिविंग टिश्यू को सॉरी लिविंग टिश्यूज को अगर हम एनालाइज करते हैं, एनालाइज ऐसे देख के खाली तो होगा नहीं, देख के तो केवल फिजिकल एनालिसिस हो सकती है। तो अगर हमको मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर लेवल तक जाना है तो इसका मतलब इसकी एनालिसिस कैसी होनी चाहिए, केमिकल एनालिसिस। दैट्स इट। बस समझ में आ गया। भाई आप पेड़ पौधे को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, आदमियों को देख रहे हैं या अदर किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं तो फिजिकल एनालिसिस, फिजिकल ऑब्जर्वेशन आपका क्लियर है। अब आपको ये देखना है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू। जैसे कि आप सॉयल कोई उठाते हैं, सपोज कहीं से भी कोई सॉयल उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, तो आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के एनालिसिस करवाते हैं? नहीं करवाते होंगे, लेकिन किसी से पूछिएगा कि इसकी एनालिसिस होती है। अरे हम सॉयल में देखते नहीं है, खेती अगर करने वाले हैं तो देखते नहीं कि भाई नाइट्रोजन कितना है सॉयल में, ठीक है, कार्बन कितना है, देखते हैं कि नहीं, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, देखते हैं ना। ऐसे ऐसे हम सारे एलिमेंट को, आयरन कितना है, एलिमेंट को हम देखते हैं। तो ये क्या है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट है। और ये जो हमने किया है ये क्या है, दिस इज एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस। और इसकी जानकारी लेने से हमको क्या फ़ायदा होता है, इसकी जानकारी लेने से हमको ये फ़ायदा होता है कि किसी सॉइल में किस चीज़ की कमी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई करें। ठीक है, तो कहते हैं ना अपना शरीर, अगर ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं हम, तो कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से मिलके बना है। सुने कि नहीं, पंच तत्व। पंच तत्व एक बेसिक सा चीज है कि भाई जल है हमारे, वाटर है, एयर है, एंड क्या है, अर्थ का एलिमेंट है, स्काई का एलिमेंट है, एंड फायर का एलिमेंट है। यही है ना एलिमेंट। पंच तत्व में क्या है, एयर है, वाटर है, फायर है, अर्थ है, एंड स्काई। ये बहुत बेसिक सा चीज है। कहते हैं कि भाई इसी मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये मिट्टी है और ये मिट्टी के आप बने हुए हैं। लो भाई, तो कहानी समझ में आई कि नहीं। मिट्टी है तो मिट्टी में आपको एलिमेंट या कंपाउंड जो भी दिखेंगे, उसी टाइप के सिमिलर नेचर के कंपाउंड आपको लिविंग टिश्यू के केमिकल एनालिसिस के बाद भी दिखेंगे।
क्लियर है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली यही सारे एलिमेंट जो होते हैं मोस्टली लिविंग टिश्यू में होते हैं। अरे भाई, आपकी भी बॉडी में कार्बन मिलेगा, आपकी भी बॉडी में नाइट्रोजन मिलेगा, आपकी बॉडी में भी कैल्शियम मिलता है, फास्फोरस मिलता है, आयरन मिलता है, पता है कि नहीं? हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। कैल्शियम आप खाते हैं, कैल्शियम की टैबलेट अगर कमी हो जाती है तो हड्डियों के लिए जरूरी होता है। नाइट्रोजन, पूरा अमाइनो एसिड नाइट्रोजन, समझ रहे कि नहीं? डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा कि नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, बाकी जगह फॉस्फेट की भी जरूरत होती है। सो कहने का मतलब ये है कि हम अगर कोई भी अर्थ का एलिमेंट कंसीडर करते हैं या अर्थ को कंसीडर करते हैं, अर्थ में स्पेशली अगर हम अर्थ क्रस्ट की बात करते हैं, जिसको हमने ये लिया है सॉयल, इसका अगर हम एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ठीक है, सिमिलर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है हमको लिविंग टिश्यू में मिलेंगे। बस कंपोजिशन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। कंपोजिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई कंटेंट हो सकता है यहाँ पे ज़्यादा हो और सेम कंटेंट यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है x इतना ही हो और यहाँ पे x की वैल्यू जो है इतनी ज़्यादा हो सकता है y यहाँ पे इतना ज़्यादा हो और यहाँ पे y जो है हो सकता है इतना सा हो। यही डिफरेंस है। और कुछ कुछ एलिमेंट अगर अर्थ में हम सारे एलिमेंट का अगर हम पीरियोडिक टेबल पर चले जाएं, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपको पता होगा पीरियोडिक टेबल में लगभग आपको 118 120 के करीब एलिमेंट हो गए, उसके बाद डिस्कवरी होती रहेगी तो ऐड होता जाएगा। तो जितने एलिमेंट वहाँ हैं जरूरी नहीं कि सारा एलिमेंट आपकी बॉडी में हो। अरे भाई, यूरेनियम आपकी बॉडी में थोड़ी पाया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आपकी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, दे आर हार्मफुल। लेकिन बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं, वो आपकी बॉडी मतलब लिविंग टिश्यू में पाए जाएंगे। इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, तो ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, इसमें यही है। अब कहानी आपको समझ में आ गई है? समझ में आ गई है तो बेहतर है, पढ़िएगा, ठीक है? समझ रहे कि नहीं? इस लाइन को पढ़िएगा। जो मैंने बताया बस क्या है, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हायर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन द अर्थ क्रस्ट। टेबल नीचे दिया हुआ है, उसको अभी हम देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि जो रिलेटिव एबंडेंस है किसका, कार्बन का और हाइड्रोजन का, ये लिविंग टिश्यू में ज़्यादा है, ठीक है, लिविंग टिश्यू में ज़्यादा है इन कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट, ठीक है। 9 पॉइंट ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये वाला पोर्शन जो है अर्थ क्रस्ट का दिया हुआ और ये पोर्शन जो है ह्यूमन बॉडी का है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। देखिए अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन, जो क्रस्ट में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ऑलमोस्ट कितना भाई 78% ऑफ नाइट्रोजन पड़े हैं ना अराउंड, कहाँ है वो? एटमॉस्फेयर में है, अर्थ क्रस्ट में नहीं है। अर्थ क्रस्ट में बहुत कम होता है कंपेरेटिवली, ये परसेंटेज वेट दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लगभग 3.3% है। सोचिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठा देगा कि आपके बॉडी में या किसी लिविंग टिश्यू में नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है या अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता है। तो आप इस पॉइंट को ना ध्यान रखिएगा, जो कंट्रास्टिंग पॉइंट है आप उसको यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? कार्बन एंड हाइड्रोजन ऊपर लिखा था, उसकी अगर बात करते हैं तो कार्बन को देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन का कंटेंट देख लीजिए, अर्थ क्रस्ट में 0.03% है, यही ऐसे ही एटमॉस्फेयर में है और अर्थ क्रस्ट में जो कि ये अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ना 400 ppm के ऊपर हो गया है एटमॉस्फेयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट। सिमिलरली तो कार्बन जो होता है अर्थ क्रस्ट में 0.03% है, लेकिन बॉडी में देखिए लिविंग टिश्यू है ह्यूमन बॉडी में 18.5%। हाइड्रोजन देखिए 0.4% है और यहाँ पे 0.5% है, ठीक है, ये देख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, देखिए हाइड्रोजन कितना है 0.14%, यहाँ पे कितना है 0.5%। तो ये जो डिफरेंस दिख रहा है ना, बहुत स्टार्क डिफरेंस, ठीक है, स्टार्क डिफरेंस, इसको आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना? जैसे सिलिकॉन है अर्थ क्रस्ट में 27.7% है, समझ रहे हैं कि नहीं? और हमारे बॉडी में देखिए क्या है, नेग्लिजिबल,
ऑक्सीजन देखिए अर्थ क्रस्ट में 46.6% एंड हमारी बॉडी में 65%। तो सारा याद रहे चाहे ना रहे एग्जैक्टली, लेकिन ये जो कुछ कुछ डिफरेंसेस है उसको ध्यान में रखिए, ठीक है, क्योंकि दिया है एनसीईआरटी में तो ये पूछ सकता है। आप ये मत सोचिए कि इतना फैक्चुअल एनसीईआरटी नीट में कैसे पूछेगा, नहीं पूछ सकता है, ठीक है। सो डू नॉट थिंक एंड डू नॉट वरी अबाउट दैट कि नहीं होगा। आप बस आराम से जैसे पढ़ा रहे हैं ना, बस वैसे ही ध्यान से देखते जाइए, चीज़ों को देखते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि मैंने बोला है ना कि मैं एनसीईआरटी के अनएक्सप्लेन्ड पार्ट को जो है बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गई, तो इसका मतलब है कि हमको थोड़ा सा ये समझ में आ गया कि भाई जो एलिमेंट्स होते हैं अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट जो होते हैं और हमारे जो लिविंग टिश्यूज़ के जो एलिमेंट हैं उनको अगर मैच कराएं तो बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो मैच करेंगे, ठीक है। तो ये पंच तत्व वाली कुछ तो कहानी समझ में आई, ठीक है, कि पंच तत्व से बना हुआ है हमारा शरीर, तो ये पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो इसमें से कम अर्थ वाला जो हमारा कंपोनेंट है वो यहाँ पे दिखेगा हमको, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि इसकी एनालिसिस हम करेंगे कैसे। मान लीजिए हमने बोल दिया कि केमिकल एनालिसिस करना है, ठीक है। बिना केमिकल एनालिसिस के हमको पता ही नहीं चलेगा कि मतलब जो लिविंग टिश्यू है उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, तो हमको जो है ना केमिकल एनालिसिस मस्ट है। फिजिकल एनालिसिस से कुछ नहीं होना है। फिजिकल एनालिसिस से आप बस देखेंगे तो आप फैट दिख गया, आपको तेल है आपके घर में तेल दिख जाएगा, लेकिन बाकी लिविंग टिश्यू पत्ती दे दिया हमने आपको, आम का पत्ता दे दिया, आप कैसे बताएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप खाली जो उसका पत्ती का ग्रीन कलर देख के बोल देंगे अच्छा इसमें क्लोरोफिल है, लेकिन बाकी चीज़ बता पाएंगे क्या? नहीं। मान लीजिए कि हम अपना स्किन ऐसे आप काट के दे दिया, किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्किन दे दिए, या ऑर्गेनिज्म ही कोई इंसेक्ट दे दिए, आप कैसे बताएंगे क्या क्या है चीज़ें उसमें? नहीं बता पाएंगे जब तक कि आप उसके केमिकल एनालिसिस ना करें। और केमिकल एनालिसिस के बाद उसमें क्या क्या एलिमेंट्स या कंपाउंड आते हैं, एलिमेंट्स और एंड कंपाउंड्स, जब तक इनकी एनालिसिस नहीं करेंगे हम एग्जैक्टली बता ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। और इसी बेसिस पे थोड़ा वेरिएशन होता है। मैक्सिमम चीज़ या जो बहुत इसेंशियल चीज़ें हैं वो कॉमन होंगी, ठीक है, लेकिन आपको कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे अलग अलग भी दिखेगा। उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं कि जैसे फंजाई में कुछ स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी हमारी बॉडी में नहीं मिलेगी। फंजाई में आपको, फंजाई की अगर हम बात करें तो फंजाई में हमको सेल वॉल मिलता है और सेल वॉल में स्पेसिफिकली हमको वहाँ पे काइटिन दिखेगा नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में अगर हमारी स्किन या किसी सेल या टिश्यू को अगर एनालाइज किया जाएगा तो वहाँ पे ये काइटिन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं कॉमन होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं अलग भी होती हैं, ठीक है। तो ये केमिकल एनालिसिस करेंगे कैसे? नाम में ही पता है, नाम में ही छिपा हुआ है क्या? केमिकल। मतलब वी विल बी यूटिलाइजिंग दी केमिकल। अब केमिकल में हम बेसिकली क्या करते हैं? एसिड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड जो होता है ना, एसिड जो होता है ये डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व करता है लिविंग टिश्यू को, ठीक है, लिविंग टिश्यू को। तो जब हम किसी भी लिविंग टिश्यू को क्रश करते हैं एसिड में तो वो उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट है उस कॉन्स्टिट्यूएंट में ये क्या हो जाएगा, सारे पार्ट जो है बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। समझ रहे हैं ना? मीनिंग क्या है केमिकल एनालिसिस का। और एनालिसिस करते कैसे हैं, बहुत बेसिक सा एक बता दे रहा हूँ आपको, आइडिया देता हूँ कि करते कैसे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बताऊँगा यूज करते हैं जो यहाँ पे एसिड, और कौन सा एसिड कॉमनली यूज करते हैं और क्यों करते हैं। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, मान लीजिए ये आपने ग्लास ले लिया, इसमें आपने कुछ पानी ले लिया, ठीक है, ये आपने ग्लास लिया और इसमें पानी ले लिया। नहीं, अब पानी में आप कुछ ना मिट्टी घोल दो इसमें, मतलब पानी में आपने ऊपर से जो है ऐसे मिट्टी पोर कर दी, ठीक है। इसको मिक्स कर लो, बिल्कुल मिक्स कर लीजिए बिल्कुल ढंग से, ठीक है। आपने इसी पानी में डाला, ये आपका वाटर प्लस क्या हो गया? सॉइल। बहुत बेसिक सा मैं समझा रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है। अब इसको मिक्स कर लिया। अब मिक्स करने के बाद आप एक दूसरा बीकर ले लीजिए, ठीक है,
आप एक दूसरा जो है ना बीकर ले लीजिए। बीकर आप देखें है ना, ऐसे स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, इस पे आपको मीटर मेजरिंग आपको वो लिखा रहता है, कोई नहीं, ये बीकर ले लिया आपने, ठीक है। अब बीकर के ऊपर क्या करिए, एक क्लॉथ जो है ना ऐसे, या एक छन्नी, मान लीजिए छन्नी हो गई, ठीक है, पकड़ने वाला ये हो गया, ये आपकी छन्नी है, मतलब सीव है, इसको हम बना देते हैं भाई, सीव है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ऐसे कर देते हैं। अरे चाय छानते हैं ना भाई, वैसे ही है छन्नी, छन्नी को क्या बोलते हैं, सीव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, मसलिन क्लॉथ भी रख सकते हैं, फिल्टर पेपर रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे चीज बता रहा हूँ। अब आपने इस पूरे मटेरियल को, ग्लास को लाके यहाँ पे जो है ना पलट दिया, क्या किया आपने, पलट दिया। पलटने के बाद आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद, जब ऑब्जर्व करेंगे तब, ठीक है, कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको आपको कुछ चीजें मतलब यहाँ टिकी हुई मिलेंगी, ऐसे चाय जैसे छानते हैं एग्जैक्टली वैसे, तो आप छान लिए, कुछ चीजें आपको यहाँ मिल गई, और आपको पानी भी यहाँ नीचे जाएगा, आप बॉटम में जाइए, बिल्कुल पानी भी दिखेगा, और इसके साथ साथ पानी के साथ साथ कुछ कुछ पार्टिकल यहाँ ऐसे आए रहेंगे छोटे छोटे, ठीक है, कुछ कुछ, मतलब पानी एकदम क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि हमने ये इतनी फाइन जाली नहीं लगाई है, जो भी है, या तो फाइन भी जाली है तो वो पानी में कुछ पार्टिकल एकदम से ऐसे छोटे छोटे ब्रेक हो चुके हैं कि वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब यही कहानी है, ये वाले जो पार्ट है ना जो यहाँ टिके हुए हैं, इसको हम एक टर्म देते हैं, ठीक है। क्यों एक टर्म देते हैं, बेसिक पहले टर्म बोलते हैं इसको रिटेंटेंट, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटेंटेंट, रिटेंटेट या रिटेंटेंट बोलते हैं, रिटेंटेट बोलिए, ठीक है। और ये वाला क्यों, क्योंकि ये रिटेंशन किया हुआ है, क्या है, रिटेंशन हुआ इसका, इन सारे पार्टिकल का रिटेंशन हो चुका है। दूसरा जो इधर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको फिल्ट्रेट बोलते हैं। फिल्टर कॉफी कभी पिया है कि नहीं, इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, जो कि आपको सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ गया। पानी क्या है, सॉल्वेंट है ना, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, और अगर सॉल्वेंट में कोई चीज घुल गई तो इसका मतलब सॉल्युबल फ्रैक्शन में आ गई वो, ठीक है। तो अगर कोई भी चीज वाटर सॉल्युबल हुआ उस पर्टिकुलर सॉइल में, जो भी वाटर सॉल्युबल रहेगा वो फिल्ट्रेट में आ जाएगा, और जो नॉन सॉल्युबल होगा और बड़ा होगा में से, वो यहाँ पे टिक जाएगा। यही पूरी कहानी होती है केमिकल एनालिसिस में, ठीक है, यही पूरी एनालिसिस क्या होती है केमिकल एनालिसिस में। करना क्या होता है, करना क्या है कि आपने यहाँ पे मिट्टी लिया था तो आपको क्रश करने की जरूरत नहीं थी, इस वाटर की जगह आपने क्या ले लिया, केमिकल ले लिया, केमिकल एसिड ले लिया, और वो भी कौन सा केमिकल एसिड, जो सबसे कॉमनली यूज होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, TCA, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड या ट्राइक्लोरो एसिटेट, क्या बोलेंगे इसको, TCA बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटेट, ठीक है। इसको लिया, अब मोर्टार एंड पेसल लिया, इसको देखिए करते कैसे हैं, बहुत बेसिक है, देखिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। मोर्टार एंड पेसल ऐसे ले लीजिए, अरे सिलबट्टा जानते हैं कि नहीं, वैसे ही होता है, दवाई जो होम्योपैथ की दुकान पे, आयुर्वेद की दुकान पे जाएंगे तो आपको दवाई दिखेगा जो पीसने वाला होता है इसमें, ठीक है। ये ले लीजिए, और इसमें एक मोटा सा ऐसे गोल सा रहता है ना, ऐसे नीचे ऐसे थोड़ा सा ऐसे पीसने वाला, ठीक है। अब इसमें आपने मान लीजिए एक पत्ता डाल दिया, ठीक है, हमने ये पत्ता ले लिया, नहीं भाई कई पत्ता ले लीजिए, उसमें क्या है, कुछ भी ले लीजिए, ये लिविंग टिश्यू है, लिविंग टिश्यू आप कुछ भी ले लीजिए, रूट ले लीजिए, पत्ता ले लीजिए। अब इसमें क्या करिए ना आप, यही जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड है डाल दीजिए,
डालने के बाद इसको क्रश करिए। जब क्रश कर देंगे, एसिड आपने पोर किया है और इसको क्रश करेंगे, मान लीजिए इसमें एसिड डाल दिया और क्रश कर दिया, तो पत्ते का एग्जिस्टेंस तो खत्म हो गया, पत्ता तो ब्रेक हो गया। अब यही चीज आप जो यहाँ पे मैंने काम किया, एग्जैक्टली इस मटेरियल को यहाँ पे फिल्टर कर दीजिए। तो कुछ मटेरियल इसमें फिल्टर हो जाएंगे और कुछ फिल्टर नहीं होंगे। तो जो नहीं होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटेट बोलते हैं, रिटेंटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या एसिड नॉन सॉल्युबल है। ये इनसॉल्युबल या नॉन सॉल्युबल एक ही है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल हम बोलेंगे एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि एसिड में सॉल क्या हो गया, घुल गया। क्या हो गया, घुल गया एसिड में। कहानी क्लियर हुई कि नहीं? यही है केमिकल एनालिसिस, इसी को बोलते हैं केमिकल एनालिसिस। अब जो घुल गया एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अलग अलग केमिकल मेथड होते हैं, टेक्निक्स हैं। ठीक है, उन टेक्निक्स का यूज करके हम देखते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं इसका, या कंपाउंड का एनालिसिस करेंगे इसका, और देखेंगे कि कौन कौन सा चीज सॉल्युबल फ्रैक्शन में आया। ठीक है, और वैसे ही एग्जैक्टली एनालिसिस करेंगे कौन कौन चीज यहाँ पे रुका या जो फिल्टर पे। तो भाई जो रुका इसका मतलब इसका साइज बड़ा होगा, बिगर साइज होगा। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे मैक्रो। और जो फिल्टर होके आ गया फिल्ट्रेट में, एसिड सॉल्युबल था, इसका साइज छोटा होगा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, माइक्रो। दैट्स इट, कहानी फिनिश हो गई। समझ में आया कि नहीं? जो रुक गया इसको रिटेंटेट, मतलब रिटेंशन, रिटेंशन का कहते हैं ना कि भैया रोक लो। ठीक है, और जो फिल्टर हो गया उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। कहानी क्लियर? और ये यूज क्यों करते हैं, ये यूज क्यों करते हैं, एक्चुअली में ऐसा नहीं कि खाली इसी को यूज किया जा सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला एसिड है, मोस्ट कॉमनली। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड है। और ये करता क्या है, बेसिकली ये क्या करता है, ये प्रोटीन को ना प्रेसिपिटेट करा देता है। ठीक है, प्रोटीन को ब्रेक करेगा और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करा देगा। समझ रहे हैं ना? प्रोटीन की एक्टिविटी जो होती है पीएच से, और किससे चेंज होगी, पीएच और टेम्परेचर से। तो ऑब्वियस सी बात है, एसिड है तो एसिडिक पीएच पे मैक्सिमम प्रोटीन जो भी होंगे वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक करता है और प्रेसिपिटेट करा के उनको लंप बना देता है, क्लम्पिंग होती है। ठीक है, और ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि और नहीं यूज हो सकते हैं, और भी एसिड यूज होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एसिड यूज किया जाता है। ठीक है, लेबोरेटरी कंडीशन में। आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं, कि एनालिसिस हम कैसे करते हैं और उसमें कौन कौन सा फ्रैक्शन आता है। आपको ये पहला इंट्रोडक्टरी लाइन पर क्लियर हुई। ठीक है, क्लियर हुई कि नहीं? सो एनालिटिकल टेक्निक्स हम अप्लाई करके ये सारा चेक करते हैं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हम लिविंग टिश्यू लिए हैं, लिविंग टिश्यू के एनालिसिस अगर हम करते हैं और उससे हमको जो भी कंपाउंड्स मिलते हैं स्पेशली, तो उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन हमको जो कार्बन के कंपाउंड मिलते हैं स्पेशली, कि हमने एनालिसिस की, लीफ के एनालिसिस किया, किसी इंसेक्ट की बॉडी का एनालिसिस किया, उसमें जितने कार्बन कंपाउंड हमको मिलेंगे, ठीक है, इसके बेसिस पे, कार्बन कंपाउंड के बेसिस पे, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको, बायो मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। वैसे वो ऑर्गेनिक ही है ना, ऑर्गेनिक का मतलब ही यही है, कार्बन से होता है, तो बायो मॉलिक्यूल्स। लेकिन बायोस का मतलब लाइफ है, याद रखिएगा, लाइफ का मतलब लिविंग टिश्यू। ठीक है, तो लिविंग टिश्यू के अंदर जो भी मॉलिक्यूल हमको मिल रहे हैं, हम नॉर्मली उसको बायो मॉलिक्यूल्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है ना, एनालिटिकल टेक्निक्स व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। समझ में आया? हम अगर एनालिसिस किए तो हमको जितने भी उसमें एलिमेंट मिले या कुछ कंपाउंड्स मिले, उसके बेसिस पे हम उसका स्ट्रक्चर और उसका फार्मूला भी डिसाइड कर लेंगे। समझ रहे हैं नहीं?
समझ रहे हैं, जिस टाइप का एलिमेंट मिलेगा, जिस टाइप का कंपाउंड मिलेगा, हम उसके बेसिस पे आइडिया हम लगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही स्टडी होती है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की, डिफरेंट डिफरेंट एटम की जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, या किसी नए ऑर्गेनिज्म में हमको ढूंढना है कि भाई कौन सा कंपाउंड है और किस तरीके से ये इफेक्ट करता है, इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इसका पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, ओके। So all the carbon compound that we get from living tissue can be called as biomolecules। क्लियर है कि नहीं? लेकिन खाली बायोमोलिक्यूल्स में क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही मिलता है हमको क्या, कि कार्बन वाले ही कंपाउंड मिलते हैं? भाई नाइट्रोजन भी खाली मिल सकता है, नहीं, आयरन भी मिल सकता है, खाली फास्फोरस या फॉस्फेट का कंपाउंड मिल सकता है, नहीं। खाली ऐसा कैसे होगा खाली कार्बन का कंपाउंड मिले? तो जो अदर कंपाउंड मिलते हैं, मतलब इसके साथ हमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी मिलेंगे। इसको कैसे पता करेंगे हम? बहुत आसान सा तरीका है भाई कि हमारी बॉडी में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे है। तो जैसे यहाँ पे हमने स्लरी बनाया था, ये मोटार है ना, मोटार एंड पेसल। ठीक है, तो इससे स्लरी बनाया था टीसीए में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पत्ता लिए, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, लीफ ले लिया। ठीक है, लीफ ले लिए। भाई लीफ लेने में क्या दिक्कत है, लीफ बड़े आराम से आप ले सकते हैं, आपको कहीं मिल जाए, कोई भी पत्ती उठा लीजिए, ये लिविंग टिश्यू है। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, वेट कर लिया इसका। वेट का मतलब इसको तौल लिया, ठीक है, वे कर लिया इसका। हरा है तो हरे में वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, तो वे करेंगे, इसको बोलते हैं फ्रेश वेट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेश वेट। अब इसको हमने क्या किया, थोड़ा ड्राई कर लिया। क्या किया, ड्राई किया। तो जो मेन इसका वाटर, नॉर्मली जो वाटर है, ठीक है, हम मॉलिक्यूलर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉर्मल वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, जो इसमें वाटर भरा हुआ है सब। ठीक है, वो सूख जाएगा। जब सूख जाएगा तो हमको पत्ता कैसा मिलेगा, उस पत्ते को हम क्या बोलते हैं, उस पत्ते को तौलेंगे तो उसके बेसिस पे हमको ड्राई वेट मिलेगा। ठीक है, ये हम बेसिकली करते हैं क्योंकि हम अगर बर्न कर रहे हैं तो उसमें से सारा चीज तो निकलना है, तो पहले सुखा लेते हैं, नहीं तो बर्न ही नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? अभी यह हम क्या करेंगे, अब इस ड्राई वेट या ड्राई लीफ को हम बेसिकली करें तो सूखी पत्ती, इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ड्राई लीफ। देखिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूं, और एक एक चीज जो है ना आपको पल्ले पढ़नी चाहिए। अगर नहीं पढ़े ना तो फिर समझ लीजिए कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। अब इस ड्राई लीफ को हमने क्या किया भैया, बर्न करा दिया। क्या किया, जला दिया। कौड़ा कभी तापे है कि नहीं? गाँव में जब ठंडी होती है तो वहाँ पे पत्ते इकट्ठा करके या लकड़ी इकट्ठा करके हम लोग जलाते हैं। नॉर्मली पत्ता इकट्ठा करके उससे बागानों से लाते हैं, बगीचे से। ठीक है, सो बर्न कर दिए मतलब जला दिए इसको। अरे जैसे लाश जलाई जाती है ना भाई, कभी शमशान घाट पे जाइए, वहाँ भी चीज़ें जलाई जाती हैं। हमने जला दिया। जलाने के बाद हमको यहाँ मिलेगा क्या, ऐश मिलेगा। ठीक है, ऐश का मतलब राख, यही सब मिट्टी में मिल जाना है, राख हो गई। अब इस राख की हम एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे, एलिमेंटल एनालिसिस। क्लियर हुई कहानी? और ये ऑब्वियस सी बात है, हमको टेक्निक है, एनालिटिकल टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं। ठीक है, इन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स का हम यूज करके हम क्या क्या एलिमेंट है, कैसे एलिमेंट है, इसको हम पता करेंगे इसमें। और वो हमको बताएगा कि भाई ठीक है, लिविंग टिश्यू जो हमने लिया उसमें क्या क्या चीजें मिली। सो सारा, और बाकी जो यहाँ पे अदर कंपाउंड होगा ये उड़ जाएगा। जो कार्बन वाला कंपाउंड होगा वो भी उड़ जाएगा, जो वाटर वाला कंपाउंड होगा ये भी उड़ जाएगा। हमको कौन सा कंपाउंड मिलेगा जो उड़ने वाला नहीं हो, जो इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा ना, वो कंपाउंड हमको ऐश में मिलेगा। तो जितने भी नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो हमको ऐश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, ये सब इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये एलिमेंट्स हो गए, ये कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये भी मिलते हैं। क्लियर है कि नहीं? और जब हमने एनालिसिस किया था शुरुआत में लिविंग टिश्यू का, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन वाला एसिड में डिजॉल्व करके, तब भी उसमें ये एलिमेंट हमको देखने को मिले थे। क्लियर है कि नहीं? सो देयरफॉर
Elemental analysis gives elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis of compounds gives an idea of the kind of organic and inorganic constituent. समझ रहे हैं कि नहीं? एनालिसिस जब कंपाउंड की एनालिसिस करते हैं तो हमको पता चलता है किस टाइप को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उस पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू में, किस टाइप के इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ठीक है, लिविंग टिश्यू की बात कर रहे हैं। और एलिमेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हमको पता ही चलता है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, जो अदर जितने भी एलिमेंट्स उसमें थे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो केमिस्ट्री अगर हम एज ए सब्जेक्ट पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में हम नॉर्मली क्या बात करते हैं, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं और फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर कंपाउंड्स को कि दैट पर्टिकुलर कंपाउंड्स आर एल्डिहाइड, alcohol or ketone or any other aromatic compound। ठीक है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, व्हाटएवर इट इज, बट वहां पे हम फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं जब हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं तो। लेकिन बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो हम बेसिकली क्या करते हैं, अमाइनो एसिड जो कि क्या है, यूनिट है, बेसिक यूनिट है किसकी, प्रोटीन की। न्यूक्लियोटाइड बेसिस, न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं ये अल्टीमेटली, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं क्या, डीएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स एटसेट्रा। ये हम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हमको ये बायोमॉलिक्यूल्स या मैक्रो एंड माइक्रो जो मॉलिक्यूल्स है उनके एनालिसिस हम करते हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड्स क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी कार्बन होता है, इनमें भी कार्बन होता है और ये कार्बन नॉर्मली हम इसको बोल देते हैं कायरल कार्बन। कायरल कार्बन क्यों? क्योंकि इसकी जो चारों वैलेंसी है वो अदर कंपाउंड से फुलफिल होती है नॉर्मली। ठीक है, समझ रहे नहीं? हम बहुत ही बेसिक सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी अमाइनो एसिड को तो इस फॉर्म में करते हैं, दिस इज कार्बन, ठीक है, दिस इज एसिडिक ग्रुप एंड दिस इज अमाइनो ग्रुप, दिस इज एसिडिक ग्रुप, अमाइनो एसिड। तो एसिड से कैसे आएगा, क्योंकि एसिड ग्रुप है, और अमाइनो से क्यों, क्योंकि अमीनो ग्रुप है यहाँ पे। ठीक है, उसके अलावा हाइड्रोजन और उसके अलावा क्या है, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जब हम अमाइनो एसिड को पढ़ेंगे, ऐसे हमको पढ़ना नहीं डिटेल में, आपको बता देते हैं, जब आएगा तभी बता देंगे। ये वाला जो एरिया है ना ये फिक्स है, ठीक है, इसमें चेंज कौन सा होना है, दिस वन। ये आर या एल्काइल ग्रुप है, यही चेंज होगा अलग अलग अमाइनो एसिड में। इसी आर ग्रुप के बेसिस पे अमाइनो एसिड का जो है बेसिक नेचर जो है वो चेंज होगा। चेन लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, इसी बेसिस पे सारा चीज होगा। और इस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। डायरेक्टली सारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो अगर इसको हम थोड़ा सा देखें, ये जो ग्रुप की हमने अभी बताया है, इसको अगर हम देखें तो ये क्या था, आपको थोड़ा बहुत इससे रिकॉल कुछ हो रहा है? मान लीजिए हम रिकॉल कराने की कोशिश करें तो ये सेंटर में कार्बन है सपोज, ठीक है, इसको गोला का बनाए हम, ऐसे ही रखते हैं, सॉरी, सेंटर में कार्बन है, इधर हमने एक हाइड्रोजन दिखाया था, इधर एक हमने एसिडिक ग्रुप दिखाया था कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर हमने दिखाया था NH2, ठीक है, अमाइनो ग्रुप, और इधर दिखा दिया एल्काइल ग्रुप R। ठीक है, ये तीर नहीं होगा, नॉर्मल होगा R। अब इसको बेसिकली आप लॉजिक देखिए क्या है, अब इसको हटा दीजिए, अमाइनो ग्रुप को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन कर लीजिए, यह हाइड्रोजन है ही है, इसको भी हटा के खाली हाइड्रोजन कर लीजिए, और इसको भी हटा के हाइड्रोजन कर लीजिए, और ये है क्या, ये है क्या भाई, ये मीथेन है, यही है ना, मीथेन है, सिंगल बॉन्ड है, और हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन, मीथेन है। तो अमाइनो एसिड जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स हैं, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है, सब्स्टिट्यूटेड
मीथेन्स हैं। इसमें लॉजिक नहीं लगाना है, आपको ये नहीं सोचना है कि पता नहीं क्या पढ़े थे क्या नहीं पढ़े थे। अगर आपको थोड़ा भी ध्यान रहेगा कि एक कार्बन होते हैं, 4 हाइड्रोजन होते हैं, यही हाइड्रोजन जो होता है रिप्लेस होता है। ये वाला हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? इससे। ये वाला हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? इससे। ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रह जा रहा है। ये हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? आर से, एल्काइल ग्रुप से। और ये एल्काइल ग्रुप हमेशा वेरी करेगा अलग अलग अमाइनो एसिड में। इतनी कहानी क्लियर है। थोड़ा सा हम इसको रब कर दें तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। नो, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत आराम से मैं बड़े तरीके से समझा रहा हूँ, आपको समझना जरूरी है। यू मस्ट अंडरस्टैंड द वे आई एम टीचिंग। ओके, यू मस्ट अंडरस्टैंड द वे आई एम टीचिंग। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है, इतने ही आराम से, इतने ही आराम से और इतने ही तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि दोबारा आपको इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़े। ठीक है, एक बार में कंप्लीट एफर्ट लगाइए, दोबारा आपको बस रिवाइज करना रहे, रिवाइज। तो एफर्ट जो है ना फुल होना चाहिए, एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एफर्ट फुल होना चाहिए और रिवीजन आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो इतनी चीज़ें हमको समझ में आ गई। ठीक है, और यही है अमाइनो ग्रुप को जब हम देखेंगे तो अमाइनो ग्रुप में क्या है भाई, हाइड्रोजन हमने देख लिया, कार्बोक्सिल ग्रुप भी देख लिया, जो एसिडिक ग्रुप था कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो ग्रुप दिखाई दिया आपको, और वेरिएबल आर ग्रुप देखिए, आर ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये आर ग्रुप जो होता है यही है, डिफरेंट नेचर के बेसिस पे हमको डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड मिलती हैं। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? अगर हम टोटल अपनी बॉडी में नॉर्मली हम नॉर्मल अमाइनो एसिड की बात करें जिनका रोल है हमारी बॉडी में, जितना नोन रोल है, ठीक है, अननोन रोल की हम बात नहीं करते हैं, तो टोटल हमारे पास जितनी भी प्रोटीन बनती है ना हमारी बॉडी में, ठीक है, बेसिकली उसमें 20 अमाइनो एसिड का पार्टिसिपेशन होता है। कितना? 20 का। ये है, हम इसको भी थोड़ा डिवाइड करते हैं, अलग अलग फॉर्म में आपको पढ़ना नहीं है। आप बताइएगा कि इसेंशियल कौन सा होता है और नॉन इसेंशियल कौन सा होता है। हम नहीं बताएंगे, हम बता देंगे अगर आप नहीं बताएंगे तो। ठीक है, सो 20 टाइप्स की होती हैं। सो इसमें से 10 जो होती हैं इसेंशियल होती हैं और 10 जो होती हैं नॉन इसेंशियल होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? 20। ठीक है, 20 टोटल है, उसमें से 10-10 ये होता है, 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? होना चाहिए। ठीक है, अब बताइएगा आप कि इसेंशियल कौन सा होता है और इसेंशियल उसको क्यों बोलते हैं, नॉन इसेंशियल का क्या मतलब है और कौन कौन से हैं। कुछ तो यहाँ पे नाम आपको मिलेगा, मैं उतने ही नाम आपको पढ़ाऊंगा, पूरे नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप उतने में ही परेशान रहते हैं। तो जितना दिया है एनसीईआरटी में उतना आप पढ़ लीजिए, मोर देन इनफ है, उसके अलावा आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमने इसके पहले ही बताया कि जो आर ग्रुप होता है, ठीक है, वही आर ग्रुप चेंज होता है और उसके बेसिस पे जो है अमाइनो एसिड का नेचर चेंज हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था और यहाँ पे मान लीजिए कि हमने अमाइनो ग्रुप ले लिया। ठीक है, दिस वन, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। ओके, यहाँ पे दिया होगा इमेज, यस, NH2 ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, हियर हियर हियर, सी, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। सो नीचे दिया हुआ है। ठीक है, सो इसमें अच्छा यहीं पे आ जाते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए अमाइनो एसिड हम पढ़ रहे थे, तो ये मैंने बताया आपको कि ये वाले जो ग्रुप हैं ये फिक्स है। क्या है ये? फिक्स, हर जगह आपको दिखेगा। देखिए इस वाले में भी सेम दिख रहा है, इस वाले में दिख रहा है सेम। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हमेशा केवल आर ग्रुप होगा, आर ग्रुप जो है ना यही चेंज होगा। इसी बेसिस पे अमाइनो एसिड का नेचर चेंज हो जाएगा और उसका नाम बदल जाएगा। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जो अमाइनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट में क्या है? केवल हाइड्रोजन चेंज हो जा रहा है, मतलब आर को रिप्लेस क्या कर रहा है? हाइड्रोजन। तो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या है? ग्लाइसिन, याद रखिएगा। और बहुत आसान है, कुछ नहीं, आर की जगह बस एच कर देना, हाइड्रोजन कर देना है। ठीक है, दूसरा है एलेनिन, वहां पे आर ग्रुप किससे चेंज हुआ? मिथाइल ग्रुप से, एलेनिन बन गया। तीसरे में आर ग्रुप किससे चेंज हुआ? ये देखिए CH2OH से, एल्कोहल से मिथाइल एल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो गया। ठीक है, आर ग्रुप यहाँ पे चेंज हो गया इससे, और क्या बन गया? सेरीन बन गया। तो
तो ये 3 टाइप की अमाइनो एसिड हमने देखी। इनके स्ट्रक्चर को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या क्या चीजें हैं। आपको ऊपर वाला ध्यान नहीं देना है, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है ये सब फिक्स है, ठीक है। एक हाइड्रोजन फिक्स होना है, एक अमाइनो ग्रुप फिक्स होना है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप फिक्स होना है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फिक्स है बिल्कुल। इसको टेंशन ही नहीं लेना है, टेंशन खाली लेना है आपको आर ग्रुप का। किसका लेना है? आर ग्रुप का। पहले में रिप्लेस किससे हुआ? हाइड्रोजन से, तो ये सिंपलेस्ट टाइप का अमाइनो एसिड बन गया। किसका बोलते हैं इसको? ग्लाइसिन। दूसरे में रिप्लेस किससे हुआ? मेथाइल ग्रुप से, तो इसको बोल दिए एलैनिन। तीसरे में मेथाइल एल्कोहलिक ग्रुप लग गया ना, CH2OH, ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया हमने? सेरीन बोल दिया। नाम याद रहेगा भाई कि H आ गया केवल तो ग्लाइसिन बन गया, CH3 ऐड हो गया तो एलैनिन बन गया, CH2OH बन गया तो सेरीन बन गया। कहानी क्लियर है कि नहीं? देखिए हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जितना जरूरत है उतनी चीजें हम बता रहे हैं आपको, आप बस समझते जाइए, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, तो इतना जरूरी है समझने के लिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए, बेस्ड आर फंक्शनल ग्रुप यही चेंज होता है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक। एसिडिक अमाइनो एसिड है जिसमें आपको ग्लूटामिक एसिड, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे अगर हम अमाइनो एसिड को ही बोलेंगे, अमाइनो एसिड है तो इनका नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा, बेसिक होगी कुछ, और कुछ क्या होंगी? न्यूट्रल, बस जो नॉर्मल चीज आप पढ़ते हैं। तो इसी में बोल रहा है कि भाई इसी के बेसिस पे कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स देयर आर एसिडिक, जिसमें एग्जांपल दिया है ग्लूटामिक एसिड का, क्या? ग्लूटामिक एसिड का, ठीक है। बेसिक जिसमें लाइसिन दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप हिस्टोन पढ़े हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, क्या? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है, तो उसमें यही लाइसिन और आर्जिनिन एक और है, ठीक है। इन्हीं की प्रचुरता होती है, क्या होती है? प्रचुरता या अधिकता होती है, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं क्योंकि नीचे हमने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें। और यहाँ पे देखिए तीसरा क्या आ जाता है? न्यूट्रल, जिसमें क्या है? वैलिन है। और इस वैलिन का ध्यान में आ रहा है? यस, ये वही है ग्लूटामिक एसिड और वैलिन जो शिफ्टिंग होती है सिकल सेल एनीमिया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो बीटा चेन 6 अमाइनो एसिड बीटा चेन हीमोग्लोबिन के, आप बताइएगा सिकल सेल एनीमिया का कॉन्सेप्ट जो क्या है, ठीक है। तो वैलिन जो है ये क्या है? न्यूट्रल है, लाइसिन बेसिक है, और ग्लूटामिक एसिड, इसमें नाम ही है एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड जो होता है क्या है? इसको ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट भी बोलेंगे, ठीक है। ग्लूटामीन अलग होता है, ठीक है, ग्लूटामीन अलग होगा, ग्लूटामिक एसिड अलग होगा, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड जो होती हैं वो एरोमेटिक होती हैं। एरोमेटिक का क्या मतलब होता है? जैसे जो रिंग बनाती हैं, तो एरोमेटिक रिंग्स बनेगी इसमें। इसमें क्या क्या होती है? टाइरोसिन है भाई, देखिए नाम याद रखना है भाई। एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन सी है? टाइरोसिन हो गया, फिनाइल एलेनिन हो गया। इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान में नहीं रखना है, स्ट्रक्चर याद नहीं रखना है, जिसका दिया है बस उसी का स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है। तो इन सब का नहीं मिलेगा आपको, इन सब का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आपको यहाँ पे जो मैंने दिखाया ये स्ट्रक्चर, जस्ट रिमेंबर दिस ओनली, ठीक है। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, ओके। और इसमें भी बहुत आसान है, हाइड्रोजन लगा दीजिए, मिथाइल लगा दीजिए एंड मिथाइल अल्कोहल लगा दीजिए। क्लियर है कि नहीं? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस एंड यू आर क्लियर, ठीक है। एक कंडीशन आती है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। तो एक मान लीजिए हम डिफरेंट पीएच पे, मान लीजिए हमने कोई एंजाइम लिया, ठीक है, मतलब प्रोटीन लिया, अमाइनो एसिड की बात कर रहे हैं, हमने इसमें सोल्यूशन लिया है, पीएच है, एसिडिक सोल्यूशन हो चाहे जो भी हो, अलग अलग वेरिएबल पीएच का सोल्यूशन है। इसमें हमने अमाइनो एसिड को पुट कर दिया, डाल दिया, तो अमाइनो एसिड पीएच, अमाइनो एसिड है ना भाई, तो ये पीएच से तो अफेक्ट होगा ना। यस, तो या तो ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, या तो प्रोटॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिलीज करेगा। डीप्रोटोनेशन होगा या प्रोटोनेशन होगा, डीप्रोटोनेशन एंड प्रोटोनेशन, यही होगा ना भाई। बस
हो गया कहानी। चलिए देख लीजिए कैसे नहीं हो गया। सो ऐसा ये जो पीएच है ना, ऐसे पीएच, ऐसा पीएच, ऐसे पीएच का सलूशन, ठीक है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, ठीक है, दोनों आयन एक साथ शो कर रहा हो, ठीक है, ये इस कंडीशन को बोलते हैं ज्विटर आयनिक फॉर्म। ठीक है, ऐसे किसी एक पर्टिकुलर पीएच पे, चाहे वो पीएच 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 6.9 हो सकता है, 4.9 हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए ये पीएच जो है अलग अलग होता है। ठीक है, ये पीएच डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के लिए अलग होगा। ऐसा नहीं कि केवल अगर पीएच, एक अमाइनो एसिड पीएच 6 पे अगर ज्यूटर आयन करता है तो सारे अमाइनो एसिड पीएच 6 पे करेंगे, नहीं भाई। कुछ हो सकता है 7 पे करें, कुछ 8 पे कर सकते हैं, कुछ 9 पे कर सकते हैं। तो वेरिएशन होता है, आपको पढ़ना नहीं वेरिएशन, आपको बस यहाँ टर्म दिया हुआ है तो आपको मीनिंग समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। ये क्या होती है? अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी होती है। और उन अमाइनो एसिड की जो आयोनाइजेबल होते हैं, क्या होते हैं? आयोनाइजेबल, मतलब जिसमें आयन आ सकता है, आयन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन जिसमें दोनों प्लस और माइनस चार्ज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनको हम ज्यूटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और इनको दूसरा क्या नाम देते हैं? इसको बोलते हैं आइसो। ये देखिए नाम लिखे हैं ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो उस पीएच को हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। इसको पीआई से डिनोट करते हैं हम। मतलब अगर ये चीज हमको इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड की, ये जैसे दिया है ना, ये पर्टिकुलर बी जो फॉर्म है, इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का अगर हमको, ये तो वही है ना, ग्लाइसिन ही दिया हुआ है ना, अगर इसको आप नीचे कर दीजिए, देखिए ग्लाइसिन वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या? नहीं, एल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड का मान लीजिए ये पीएच जो है, पीएच 8.3 पे हमको ऐसी कंडीशन दिखी, तो ये 8.3 क्या हो जाएगा? इसका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? जिस पीएच पे हमको प्लस और माइनस चार्ज एक साथ दिखे किसी पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में, वो उसका क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता है। इसको मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो पढ़ना नहीं है। क्लियर है? लेकिन ज्यूटर आयन का कॉन्सेप्ट समझिए। आयनाइजेबल अमाइनो एसिड जो होती हैं, ठीक है, आयनाइजेबल अमाइनो एसिड अगर है तो उनको अगर हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, जो पीएच है ना भाई, 1 से लेकर 14 तक के पीएच के बीच में अगर हम कोई भी सोल्यूशन में पुट करते हैं, पोर करते हैं, अगर वो प्लस और माइनस चार्ज पर्टिकुलर पीएच पे शो करती हैं, तो इसको आइसो का मतलब क्या है? सेम है। तो आइसो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का मतलब यही चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। क्लियर हुआ कहानी? इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं ऊपर की? अभी हम अलग अलग पार्ट में चलेंगे, लेकिन अभी जो बेसिक है ओवरऑल उसको समझ लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम उसी कॉन्स्टिट्यूएंट की एनालिसिस करते हैं तो उसमें क्या निकलता है? लिपिड्स भी होते हैं। जैसे मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन में हम पढ़े हैं, इसके पहले भी हमने पढ़े हैं, यूनिट सेल में पढ़ रहे थे। तो मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड नाम आ रहा है ना, लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड समझ रहे ना? तो लिपिड्स जनरली जो भी, चाहे फैट हो चाहे वैक्स हो या कोई स्टेरॉल हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ठीक है, सब लिपिड्स ही हैं ओवरऑल। इसमें फैटी एसिड जो होता है सिंपलेस्ट लिपिड की कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, जैसे ये है, लेकिन इसको हम फैटी एसिड ही बोलते हैं, हालांकि है वो कैटेगरी वही। ठीक है, तो RCOOH जो है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप है और ये चेंज होगा और डिफरेंट टाइप्स के फैटी एसिड बनेंगे। ठीक है, नॉर्मली हमको 1 से लेके 19 कार्बन तक दिखता है, इंक्लूडिंग दी मेन कार्बन। ठीक है, तो हमको ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पामिटिक एसिड में टोटल कितने कार्बन होते हैं? 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग दी ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है ना, उसको इंक्लूड करके पामिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। ऐसे ही एराकिडोनिक एसिड है, एराकिडोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन होते हैं, इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं?
इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग पे मैं इसलिए इम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चन बना देगा और आप मिस कर देंगे, आपसे वो दे देगा कि ऐसे लिख देगा पामिटिक एसिड इज इक्वल टू 16 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, एक्सक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? अरे गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये एक्सक्लूडिंग नहीं होगा, ये तब सही होगा जब, एक सेकेंड, हाँ ये तब सही होगा जब ये क्या हो जाएगा, इंक्लूडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्लूडिंग। अदरवाइज एक्सक्लूडिंग लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा हमने क्या बताया, एराकिडोनिक एसिड। क्या बताया? एराकिडोनिक डोनिक एसिड। इसमें कितना होता है भैया? इसमें 20 कार्बन होते हैं और वो भी इंक्लूडिंग दी कार्बोक्सिल कार्बन। इसीलिए यहाँ पे 1 से 19 लिखा है। क्यों? इसमें एक्सक्लूड करके बताया है, मतलब बाहर निकाल के, इसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए 1 से 20 तक आपको 16 कार्बन वाला पामिटिक एसिड है, याद रखिएगा, 20 कार्बन वाला एराकिडोनिक एसिड है। इन दोनों का नाम और कार्बन ये दिमाग में बैठा रहे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? तो आर ग्रुप यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, आर ग्रुप मेथाइल भी हो सकता है, आर ग्रुप एथाइल भी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, हायर नंबर CH2 कुछ भी हो सकता है। कितने? 1 से लेके 19 कार्बन तक का कोई भी कंपाउंड हो सकता है। आर ग्रुप 1 से लेके 19 तक होगा तो आपको ये इसको ऐड कर देंगे तो हमको कार्बन कितना मिल जाएगा? मैक्सिमम 20 कार्बन। तो नॉर्मली यहाँ तक हमको देखने को मिलता है। कहानी क्लियर है? इसके अलावा जब हम इसको स्टडी करते हैं ऐसे अमाइन मतलब ये फैटी एसिड्स को, तो इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में जो डिफरेंट, भाई टोटल हमको 1 से लेके 19 कार्बन पहले, उसके बाद ये वाला, ये है ना आर ग्रुप। तो यहाँ पे जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसके बीच में जो कार्बन है, इनके बीच में ऐसा भी स्ट्रक्चर आ सकता है एक, और दूसरा ऐसा भी स्ट्रक्चर आ सकता है ना भाई? नहीं आ सकता। मान लीजिए ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, तो ये वाला है, इसमें देखिए सब सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए, समझ रहे कि नहीं? इसमें सब सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है। तो अगर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये ऐसे टाइप के जो फैटी एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड, याद रखना है। और जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड है, ऐसे टाइप के फैटी एसिड क्या होंगे? सैचुरेटेड। क्या होते हैं? सैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? ओके, क्लियर है कि नहीं? इतनी चीजें क्लियर है कि नहीं? सो इसी के बेसिस पे इन्होंने बोला है, इसी के बेसिस पे कि सिंपल लिपिड जो होता है वो ग्लिसरॉल होता है। हम नीचे स्ट्रक्चर देखेंगे ग्लिसरॉल का, ठीक है। अगर नहीं ध्यान में आ रहा है तो ये दिखा देते हैं भाई, ये देखिए, दिस इज ग्लिसरॉल, ठीक है। ये सिंपल है, ये सिंपल लिपिड है ग्लिसरॉल। ये देखिए पामिटिक एसिड का स्ट्रक्चर दिया है। देखिए एक कार्बोक्सिल वाला ग्रुप इधर है और यहाँ पे 14 और 15वां कार्बन, ये 14 कार्बन इधर, 15 कार्बन, तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन हो गए? 15 और प्लस एक ये कार्बन 16। तो टोटल 16 कार्बन है यहाँ पे, टोटल 16 कार्बन है, ठीक है। एक्सक्लूड कर देगा इसको तो 15 हो जाएंगे, इंक्लूड कर देगा तो 16 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये अभी इमेज पे हम आते हैं, एक बार थोड़ा सा ऊपर जो लिखा है थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ पे हम आपको समझा दें, क्योंकि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। सो ग्लिसरॉल देख लिया। और ग्लिसरॉल होता क्या है? ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है यहाँ पे, और एन है मतलब एल्केन वाला जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अरे डबल बॉन्ड नहीं होगा, देखिए कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या? नहीं। तो ये क्या है? प्रोपेन स्ट्रक्चर है। कौन सा प्रोपेन है? ट्राई हाइड्रोक्सी। क्या लिखा है यहाँ पे? ट्राई हाइड्रोक्सी। देखिए ट्राई हाइड्रोक्सी। तो इधर देख लीजिए भाई, ये क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो हो गया ना ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या है ये? ग्लिसरॉल। याद रखिएगा, ये जितना दिया है यहाँ पे इमेज, जितना देख रहे हैं ना, इसको ध्यान में रखना है, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको नहीं मिस करना है। जो दिया है एनसीईआरटी में, यू मस्ट रिमेंबर, इस चीज को ध्यान में रखिए, जो दिया है यू मस्ट रिमेंबर, ओके।
अब ये क्या है कि इसके अलावा अगर देखेंगे फैटी एसिड का, तो बहुत सारे फैटी एसिड जो होते हैं स्टरीफाइड होते हैं, मतलब उसमें स्टरीफिकेशन होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे फैटी एसिड जो होते हैं ग्लिसरॉल के साथ स्टरीफाइड हो जाते हैं, जिसमें मोनोग्लिसराइड बनाएगा, डाइग्लिसराइड बना सकता है, ट्राइग्लिसराइड। जैसे एग्जाम्पल हमने देखा, अगर मान लीजिए वहाँ पे एक ही केवल अगर होता, ये एक ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, तो ये मोनो होता, दोनों आ गया तो डाई हो गया, और ये आ गया तो ट्राई हो गया। सिंपल सी बात है, समझ रहे हैं कि नहीं। वही बोल रहा है वो कि मोनोग्लिसराइड भी हो सकता है, डाइग्लिसराइड भी हो सकता है, ट्राइग्लिसराइड। ये एक पहला एक एग्जांपल है एस्टरीफिकेशन का, कि फैटी एसिड जो होता है देखिए आर फाउंड एस्टरीफाइड विद द ग्लिसरॉल। इतनी कहानी क्लियर, ओके। इसके अलावा अगर हम ऑयल एंड फैट, दो नाम सुने होंगे, तेल, ऑयल, ठीक है, एंड फैट, वसा, ठीक है। ये तेल होता है हिंदी में, और ये क्या होता है, वसा होता है। जैसे घी होता है ना, घी, घी खाते हैं कि नहीं, अरे गाय का घी तो खाते हैं ना। तो गाय का घी देखेंगे विंटर सीजन में नॉर्मली जब टेम्परेचर थोड़ा लो होता है तो ये सॉलिड होता है, सॉलिड होता है ना। लेकिन ऑयल यूजुअली, जैसे सरसों का तेल लीजिए, सरसों, सरसों का तेल लेंगे ना, तो ये विंटर में भी आपको क्या दिखेगा, विंटर में भी क्या होता है, लिक्विड कंडीशन में रहता है। तो कहने का मतलब ऐसे ऐसे ऐसा सब्सटेंस, ऐसा फैटी एसिड जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, उसको हम ऑयल बोलते हैं। कहने का मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कि कम है, इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है कि कम है। तो ऑयल जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लेस होता है, कम होता है, इसीलिए तो लिक्विड है कम टेम्परेचर पे। लेकिन जो घी होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है इन कंपेयर टू ऑयल। तो इसमें एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल दिया है, आपको वही एग्जाम्पल याद रखना है क्योंकि ये पूछा हुआ है। सो ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, बता दिया। एग्जाम्पल जिंजली ऑयल, नाम में है ऑयल, तो ध्यान में रखना ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अरे मेल्टिंग पॉइंट कम है तभी तो टेम्परेचर कम पे ऑटोमेटिक, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री है तो भी क्या है, लिक्विड है, और भी टेम्परेचर डाउन जाएगा। सरसों का तेल ठंडी में इवन 5 डिग्री पे आप देखेंगे ना, 4 डिग्री 5 डिग्री पे, तो आपको थोड़ा सा वो थिक हो जाएगा, हल्का सा थिकनेस आ जाती है बहुत अगर टेम्परेचर डाउन हुआ, लेकिन ये सॉलिड नहीं होता है। घी देखिए, घी तो थोड़ा सा ठंडी पड़ती है सॉलिड हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। सो ये ऑयल जो होते हैं जैसे पेट्रोल वगैरह है नॉर्मली ना, आप देखिए गाड़ियों में ठंडी होती है, कितना भी कांप रहे होते हैं, लेकिन पेट्रोल लिक्विड होता है भाई, आप डालिए उसमें, नहीं तो जम जाएगा तो गाड़ी चलेंगी ही नहीं। और सियाचिन पे होता है ये इशू, तो वहाँ पे अलग टाइप का डीजल में कुछ मिक्स किया जाता है ताकि भाई वो जम न जाए, जम जाएगा तो गाड़ी ही नहीं चलेगी। क्लियर है कि नहीं। सो ये ध्यान में रखिएगा। और घी बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है फैट का, ठीक है, मतलब जिसको हम वसा बोल रहे हैं, ऑयल एंड फैट, ठीक है। इसके अलावा कुछ लिपिड्स होते हैं जिसमें फास्फोरस ऐड होता है, ठीक है। कहने का मतलब लिपिड का अगर हम फास्फोरीकरण कर दें या फास्फोराइलेशन कर दें, ठीक है, तो मतलब फास्फेट अगर वहां पे ऐड कर दें, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाता है, उस लिपिड को क्या बोलते हैं भाई, फास्फोलिपिड बोलते हैं। सबसे पहले ही हमने नाम लिखा था। और ये फास्फोलिपिड वही लिपिड हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलती हैं। इसी तरीके का एग्जाम्पल क्या है, लेसीथीन। लेसीथीन क्या है, दिस इज अ फास्फोलिपिड। सी यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेसीथीन इज अ फास्फोलिपिड। और नॉर्मली फास्फोलिपिड कहाँ पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के पार्ट होते हैं। क्लियर है कि नहीं। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखिएगा, लेकिन स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन ये पूछा है, लेसीथीन पूछा है कि लेसीथीन किसका पार्ट होता है, तो मेम्ब्रेन का पार्ट हो सकता है क्या, ये फास्फोलिपिड है एक टाइप का। क्लियर है कि नहीं, एक टाइप का क्या है ये, फास्फोलिपिड है। तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो आज याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन थोड़ा आइडिया इन चीज़ों का रखिए कि क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। आप ऑब्जर्व किए रहेंगे ना, जैसे ये 3 ठो लटका हुआ है यहाँ पे नाइट्रोजन, 3 मेथाइल ग्रुप, बस ध्यान में रखिए ताकि अगर यहाँ कुछ चेंज करें ना तो आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। बाकी आप इसको ध्यान में रखिए है क्या, किसका पार्ट ये बन रहा है या बना रहा है। क्लियर है कि नहीं। इतनी चीज़ें आई थिंक कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम जब एनालिसिस करते हैं कार्बन कंपाउंड के, तो हमको हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी दिखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। और हेट्रोसाइक्लिक रिंग का क्या मतलब होता है, कोई भी रिंग अगर हम रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे इसमें हम अगर कुछ नहीं लिख रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे,
लेकिन अगर ये इंटरप्ट हो जाए, मतलब मान लीजिए यहाँ का कार्बन नाइट्रोजन से शिफ्ट हो जाए, यहाँ का कार्बन ऑक्सीजन से शिफ्ट हो जाए, तो ये रिंग कैसी बन गई, ये रिंग अब होमोसाइक्लिक नहीं रह गई, अब ये कैसी बन गई, हेटेरोसाइक्लिक। कहानी समझ में आई कि पहले खाली कार्बन था, मतलब कोई भी जो रिंग है, रिंग के सारे मॉलिक्यूल अगर एक ही कंपाउंड से, एक ही एलिमेंट से हैं, तो उसको हम होमोसाइक्लिक रिंग बोलेंगे। अगर वो अलग हो गया, बीच में इंटरप्शन हो गया किसी दूसरे एलिमेंट से, तो उसको हम हेटेरोसाइक्लिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जो हम नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए आरएनए में पढ़ते हैं ना, ये देखिए एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है, थाइमिन, ये क्या है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग बनाते हैं। ठीक है, समझ आए कि नहीं। इसमें इसी हेटेरोसाइक्लिक रिंग या नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं, इसमें हम पढ़े हैं, डीएनए आरएनए पढ़ेंगे तो वहां पे और क्लियर पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जब नाइट्रोजनस बेसिस में जब शुगर हम ऐड कर देते हैं, कोई भी शुगर मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट ऐड करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर देते हैं, जो कि निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है डीएनए को, डीएनए का निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इसके ऊपर ना हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है, समझ रहे ना। हाँ, पढ़े नहीं है तो बताएंगे, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है, ये जो फॉस्फेट है ना, या फास्फोराइलिक एसिड है, इसी की वजह से होता है। जब जैसे ही न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होता है, इसको बहुत बेसिक तरीके से हम आपको समझा देते हैं एक बार यहीं पे, लेकिन ये कहानी आपको डीएनए आरएनए में मिलेगी। ठीक है, डीएनए आरएनए में मिलेगी। देखिए हमने ले लिया नाइट्रोजन बेस, ले लिया नाइट्रोजन बेस ले लिया, इसमें हमने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया। शुगर ऐड किया तो बना क्या, ये न्यूक्लियोसाइड बना है अभी। ठीक है, अब इस न्यूक्लियोसाइड में हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस कर दिया हमने फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तब ये क्या बना दिया हमको, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बना दिया, याद रहेगा। हाँ, तो डीएनए आरएनए यही होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, साइड नहीं होते हैं। क्लियर है कि नहीं। ओके, इसमें दिया है नाम, आपको ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से आएंगे। तो न्यूक्लियोसाइड के केस में क्या आ जाएगा, एडेनोसिन बेसिक, ग्वाइनोसिन बेसिक, थाइमिडीन बेसिक, यूरिडीन बेसिक, साइटिडीन बेसिक। जो भी बेसिक नेमिंग आपको नॉर्मली से पता है ना, वो आप सोचिए वो क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स है। तो ये जो हमने बताया ये सब न्यूक्लियोसाइड है। थाइमिडीन हो गया, यूरिडीन हो गया, नाम ऐसे ही याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है कुछ भी। ठीक है, लेकिन जब हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉस्फेट ऐड हो गया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एसिड ऐड हो गया, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें फॉस्फेट ऐड है। तो यहीं से एडिनोसिन से क्या हो गया, एडिनाइलिक एसिड, ग्वाइनोसिन से मतलब अगर बात करते हैं तो ग्वाइनेलिक एसिड हो गया। ठीक है, थाइमिडीन की बात करेंगे तो थाइमिडिलिक एसिड हो गया। ठीक है, यूरिडीन की बात करेंगे तो यूरिडिलिक एसिड हो गया, साइटिडीन की बात करेंगे तो साइटिडिलिक एसिड हो गया। तो जहां पे एसिड टर्म आ गया समझ लीजिए वो क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। और यही चीजें क्या है, मिलती है हमको डीएनए आरएनए में। और डीएनए आरएनए क्या है, फंक्शन करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह। क्लियर है कि नहीं। ओके, अभी यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने ये पूरा दिखा दिया आपको। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं, ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा है। ये आपको हेक्सोस शुगर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हेक्सोस शुगर हो गया। ठीक है, हेक्सोस शुगर है ना, ग्लूकोज हेक्सोस शुगर होता है, C6H12O6, 6 कार्बन दिख रहा है ना। ये देखिए पेंटोस शुगर, कैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हेक्सोस शुगर है। और ये कौन सा है, पेंटोज है। मतलब यहाँ पे 5 कार्बन कंपाउंड है बेसिकली, और यहाँ पे 6 कार्बन है। तो देखिए यहाँ पे 6 दिख रहे हैं और यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, तो ये राइबोस शुगर है। तो ये भी ध्यान रखना, राइबोस शुगर पेंटोज होता है और ग्लूकोज जो होता है वो हेक्सोज होता है। क्लियर हो गया। ओके, ये हमारा क्लियर है। ग्लिसरॉल हमने बता दिया है। पामिटिक एसिड बेसिक सा है, इसमें कितने कार्बन है टोटल, इंक्लूडिंग 16 कार्बन है। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें देखने की जरूरत नहीं है। कहानी क्लियर। ये देखिए ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल से क्या बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड बन रहा है। ठीक है, ग्लिसरॉल से क्या बन रहा है, ट्राइग्लिसराइड। बीच वाला स्ट्रक्चर नहीं चेंज होगा, ये वाला जो इसका मेन बैकबोन है इसका, ये देखिए ये बैकबोन है, ये नहीं चेंज होगा। चेंज क्या हो रहा है, ये वाला चीज। तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एस्टरिफिकेशन।
ईस्टर बॉन्ड बनता है ना, RCOOR, दिस इज एस्टरिफिकेशन, ठीक है, ईस्टर बॉन्ड, यही चीज हो रही है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक बनेगा तो मोनोग्लिसराइड, दो बनेगा तो डाइग्लिसराइड, तीनों हो गया तो ट्राइग्लिसराइड। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई। तो R1, R2 एंड R3 आर फैटी एसिड, पढ़े हैं ना फैटी एसिड का कॉन्सेप्ट, RCOOH। तो RCOOH, RCOOH, क्लियर हुआ। यस, याद रखिएगा। लेसिथिन हमको पता हो गया। कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये भी लिपिड की कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। और यहाँ पर रिंग देखिएगा, एक तो ये ओपन चेन है, एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप थोड़ा सा इमेज ध्यान में रखिएगा बस। एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये है स्ट्रक्चर आपका क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। चार जो है क्लोज रिंग है, 1 2 3 4, और एक जगह बस केवल डबल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है, बाकी अदर जगह पे नहीं, और ये क्लोज रिंग है, और एक जो है ओपन रिंग है, ठीक है। सो इसको प्लीज डू रिमेंबर, ठीक है, एग्जैक्टली आपको याद रहेगा, 4 बार देखेंगे, जितनी बार भी एनसीईआरटी खोलते हैं, एनसीईआरटी की इमेज आपको देखना जरूरी है, ठीक है, बहुत जरूरी है। अगर नहीं देखेंगे तो फिर कहानी जो है गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे नहीं। ये देखिए एडेनिन का स्ट्रक्चर है, और बाकी ऐसे ही सारे स्ट्रक्चर दिए हैं। यहाँ पे प्यूरिन लिखा है, जब हम पढ़ेंगे डीएनए आरएनए तो हम बताएंगे कि प्यूरिन एंड पायरिमिडीन क्या होते हैं, ठीक है, पायरिमिडीन। तो प्यूरिन में, पायरिमिडीन में ये दोनों बेसिस ही हैं, ठीक है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो एडेनिन थाइमिन, एडेनिन गुआनिन क्या होते हैं बताइए, ये प्यूरिन्स होते हैं, ठीक है। आपका थाइमिन होगा, ठीक है, थाइमिन हो जाएगा, साइटोसिन हो जाएगा, एंड यूरासिल हो जाएगा, ये सब क्या होते हैं, पायरिमिडीन होते हैं, ठीक है। तो प्यूरिन एंड पायरिमिडीन का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है जेनेटिक मटेरियल में, डीएनए आरएनए में हम देखते हैं। तो एनीवे हम यहाँ पे पढ़ते हैं, एडेनिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, 2 रिंग दिख रही है आपको क्लियरली, तो ये ध्यान में रखिएगा। एक अमाइनो ग्रुप है, बाकी देखिए एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, देखिए कार्बन है ना यहाँ पे कार्बन, इसीलिए इसको क्या बोला गया था, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। क्या बोला गया था, हेटेरोसाइक्लिक। कहीं पे भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ इंटरेक्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आ गया। तो ये एडिनोसिन है, देखिए ये क्या है, एडिनोसिन। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोसाइड का, क्या है भाई, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एडिनोसिन हो गया, यूरिडीन हो गया, पिरिमिडीन हो गया, मतलब यूरासिल, ये सब क्या है, ये अगर हम बात करते हैं, ये तो बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है, सिंपल सी बात है। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये डबल रिंग स्ट्रक्चर। तो ये ध्यान रखिएगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर आएगा तो प्यूरिन होगा, सिंगल आएगा तो पायरिमिडीन होगा। ये यूरासिल है और ये एडेनिन है। एनीवे यहाँ पे देखिए यूरिडीन लिखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे शुगर ऐड हुआ है केवल, और यहाँ पे भी प्लस क्या हुआ है, ऐड शुगर ऐड हुआ है, क्लियर हो गया। और एडिनिन, एडिनोसिन में जब हम यहाँ पे फॉस्फेट ऐड कर दें, फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो यही दिया हुआ है, नाइट्रोजन बेस दिया है 2 ठो, न्यूक्लियोसाइड्स दिया है और न्यूक्लियोटाइड दिया है। तो यू जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ठीक है, यू जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर। आप इमेज को जितनी बार देखेंगे उतना ही हेल्पफुल रहेगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो है आता है, ठीक है। सो हमने बड़े तरीके से पढ़ा है ये पूरी पढ़ाई आगे पहले की, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा इतना दिया है, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल का इस डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम यहीं बता दें कि अगले में ही समझाएंगे। चलिए छोड़िए, अगले में ही बताते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए और लेक्चर को समझने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, गुड नाइट।